हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक सोलेनॉइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या बेसिकली आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक के अंदर कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हम लोगों को। सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है आपको बेसिकली पता ही। लाइक सपोज करो ये आपका ये एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसके ऊपर वायर को ऐसे लपेटा जाए, ठीक है। अगर वायर को ऐसे लपेटोगे फिर यहाँ पे करंट फ्लो करवाओगे तो करंट फ्लो करने के बाद मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ शो करेगा। तो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा तो हम ये देखना चाहते हैं कि पूरा वायर में जो करंट मूव कर रहा है उसकी वजह से सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसके लिए पहले से आपका ऑलरेडी तैयार कर चुका डायग्राम वगैरह, बिकॉज फिर डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल होता है तो आपको भी पहले से तैयार रखना चाहिए समझने के लिए। नाउ अब समझते हैं यहाँ पे बेसिक पोर्शन क्या है इसके अंदर, जो एक्चुअली मुझे यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे आपके फिक्स क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, बिकॉज इसका जो रिजल्ट आएगा आपका एक ही टाइप का रिजल्ट रहेगा जो जनरली इन्फिनाइट, जिसको आइडियल सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। उसको हम बाद में समझाएंगे, बट हम लोग पहले जनरल डेरिवेशन डिराइव करेंगे और समझेंगे क्वेश्चन किस टाइप का यहाँ पे वेरी कर सकता है, इस चीज़ को ध्यान देंगे यहाँ पे। अब थोड़ा इसको लॉजिकली समझते हैं पहले है क्या चीज़ है। तो ये आपका सिलेंडर है जिसके ऊपर वायर को क्या किया यहाँ पे लपेटा गया ऐसे करके। तो वायर को यहाँ पे लपेटा जाएगा तो हम यहाँ पे देखेंगे कि करंट को मूव करवाया। देखो तो ये पोर्शन क्या करंट का, वायर जैसे लपेटा गया आपका इस तरह से, तो एक करंट बाहर आ रहा है, फिर करंट यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, ऐसे करते करते पूरा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। हमें क्या करना है, मान लो किसी पॉइंट पे लाइक बीच में कहीं पे निकालना है, तो मान लो इसी पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो कि पूरा वायर में जो करंट मूव कर रहा है, आपको बायोट-सावर्ट लॉ से पता है कि किसी भी वायर में करंट मूव करेगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो जब वायर में यहाँ पे आपका जो करंट इस तरह से यहाँ पे करंट मूव कर रहा है तो उसकी वजह से सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो निकालना है हम लोगों को। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लाइक एक सिलेंडर लो, ठीक है, उसको क्या करो एक बीच से काट दो। तो सिलेंडर को बीच से काटने के बाद जो फॉर्म बनता है उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू बोलते हैं। सो दिस इज क्रॉस सेक्शनल व्यू, जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया। सपोज करो ऐसे एक सिलेंडर पोर्शन काट के अलग कर दिए, ऐसे काटे अलग किए, ऐसे बिछा दिए यहाँ पे। जब इसको बिछाए तो इस पोर्शन को आपको हम डायग्राम में यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं, ये पोर्शन दिखा रहे हैं। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट होगा, आधे के पोर्शन निकाल दिए, वो हर जगह आपका सेम ही रहेगा। तो बेसिकली जो रिजल्ट इसका आता है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होता है। बट आपको समझाएंगे यहाँ पे कि कांस्टेंट कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है। बट आपका आईआईटी मेंस क्वेश्चन में जो आपका रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली ध्यान रखना है। जो एडवांस लेवल क्वेश्चन होगा उसको हम डिराइव करके बताएंगे। एडवांस में सोचना पड़ता है ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन को, मेन्स में डायरेक्टली रिजल्ट पे क्वेश्चन आता है। लाइक थीटा वैल्यू वेरी करेगा। दो बातें ध्यान देना, पहली बात स्टेटमेंट में ध्यान देना, मेरा दो बातें ध्यान देना। एंगल का मेजरमेंट बहुत ही जरूरी है कि आपने एंगल का सिलेक्शन कहां से किया है, ठीक है। एंगल का सिलेक्शन टॉप और एंड से कैसे करें उस बात को हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे इस पोर्शन में। तो समझो तरीके से कैसे मैंने डिफाइन किया है। पहला चीज देखो, तो ये बात मैंने समझा दी। सिलेंडर से हमने क्या किया, यहाँ पे सोलेनॉइड बनाया वायर को लपेटने के बाद, फिर क्या किया बीच से काट कर अलग कर दिया। लाइक सिलेंडर ऐसा पोर्शन था यहाँ पे, बीच से काटा अलग किया, बिछा दिया ऐसे, इसको यहाँ पे रख दिया आपके सामने। नाउ अब देखो जब करंट बाहर की तरफ आएगा, ऐसे बाहर की तरफ करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बाहर की तरफ दिखा रहा है, करंट अंदर जा रहा है तो यहाँ पे आपका डायरेक्शन दिखा रहा है। बेसिकली एक डॉट का मतलब बाहर की तरफ करंट का डायरेक्शन है और यहाँ पे क्रॉस का मतलब करंट आपका अंदर की तरफ है। तो बेसिकली डॉट एंड आपका क्रॉस इतना ही बता रहा है कि करंट यहाँ बाहर की तरफ आ रहा है और यहाँ पर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, जो आप यहाँ पे इस चीज़ को फील कर सकते हो। देखो इस टॉपिक को फील करना बहुत जरूरी है। जब तक फील नहीं कर पाओगे शायद ये टॉपिक समझ भी नहीं पाओगे। इसका रिजल्ट तो बहुत सिंपल है, बट इसका डेरिवेशन कैसे किया गया है उस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो काट कर यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, तो मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे, मान लो ये पॉइंट को P बोलती है, इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं कि पूरा करंट मिलकर इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो निकालना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखो एक बात ध्यान रखना यहाँ पे कि जितना टर्न्स यहाँ पे रखा गया वायर का, दैट टोटल टर्न्स इज कॉल्ड कैपिटल N, बट जो एक यूनिट लेंथ के लिए निकाला गया, लाइक सपोज करो हम इसके लिए चेक करना चाहते हैं, एक प्रॉपर पोजीशन यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे कितना टर्न्स है। मुझे पता मान लो पूरा 100 टर्न्स है, तो मैंने पूछा बताओ 1 सेंटीमीटर में कितना टर्न्स होगा, दैट इज कॉल्ड टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्मॉल एन कैसे डिफाइन करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है 100 टर्न्स है तो 100 टन को कहाँ पर रिप्रेजेंट किया। लाइक एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। मान लो 100 सेंटीमीटर का एक आपका एक सिलेंडर था जिसके अंदर 100 टर्न किया गया, तो 1 सेंटीमीटर में कितना टन, तो आप बोलोगे 1 सेंटीमीटर में 1 टन। कैसे डिवाइड किए, कैसे डिफाइन किए, 100/100। इन द सेम वे यहाँ भी वही लॉजिक अप्लाई करो ना, बात सिंपल है। मुझे पता पूरा टर्न्स n है, पूरा लेंथ l है, तो n कितना हो जाएगा
नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स अपॉन जो लेंथ ऑफ आपको सिलेंडर लेकर चल रहे हो, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? इसलिए पड़ेगी बिकॉज ऑब्वियस ही बात है कि हम पूरा एक साथ मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल नहीं पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन कट करना पड़ेगा। जब इसको कट करेंगे तो मान लो 100 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर कट किए, तो 1 सेंटीमीटर में टर्न कितनी बार है वो जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही टर्न तो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। मुझे पता पूरा 100 टर्न था, पर उस टाइम मान लो 5 टर्न आया, तो 5 टर्न मिलकर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, तो मुझे पता 1 सेंटीमीटर 5 टर्न, पूरा 100 सेंटीमीटर था, पूरा टर्न कितना हो गया 500 टर्न। तो 5 टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे तो पूरा 100 टर्न के लिए निकालना हमारे लिए आसान है। तो ऑब्वियस सी बात है एक साथ पूरा तो निकाल नहीं पाएंगे, तो हम क्या करें, एक सिंपल सा स्ट्रिप डिफाइन किए। हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिप के लिए डिफाइन करेंगे, ये मिलकर यहाँ का जो वायर होगा, यहाँ जो टर्न्स होगा, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस करेगा। 2 बातें ध्यान देना, जब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट को आपको निकालना हो, ठीक है। एंगल का मेजरमेंट बहुत जरूरी है। नाउ एंगल कैसे मेजर कर रहे हैं, तो एंगल आपका ये एक्सिस दिख रहा है, ये वाला एक्सिस, इससे मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लो आपका एंड पे ये एंगल दिख रहे हैं, तो ध्यान रखना एंगल हमेशा इसको बेस मानकर ऐसे रोटेट करेगा एंगल हमारा, ठीक है। अगर मान लो ये पोर्शन आपका ऐसा है, तो ये एंगल आपका मान लो θ1 हो गया, तो ये वाला एंगल मान लो इस पोर्शन को बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज करके बताते हैं दोबारा अच्छे से आपको। देखो ये सपोज करो आपका ये हो गया क्रॉस सेक्शनल व्यू, हम एंगल यहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं, ये पॉइंट P है, तो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें पूरा निकालना है कितना एंगल होगा, क्योंकि पूरे मिलकर यहाँ पे टर्न्स को डिफाइन कर देगा, ठीक है, तब कि हम उसको इंटीग्रेट कर सके, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट कर पाए। बट एंगल मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो याद रखना एंड, दोनों एंड को ज्वाइन करो जहां पे आप निकालने जा रहे हो। पहला कॉन्सेप्ट, दोनों एंड को क्या करना है, आपको ज्वाइन करना। उसके बाद इसको बेस मानकर एक बार एंगल घुमाओ, ये हो गया θ1, एक बार घुमाओ ये बन गया θ2। तो एंगल हमेशा ऐसे ही निकालते हैं, ये इसको फिक्स कर लो दिमाग में। ये गलती से मिस करोगे तो शायद समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जब इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर लेंगे तो समझने में थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए, बहुत ही लॉजिकली फील करवा देंगे इस चीज़ को अगर मेरे साथ बने रहे तो। बोल रहे बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट बच्चों के लिए बहुत ही टफ टॉपिक है। इसको बच्चे तिल का पहाड़ जो बोलते हैं ना वही बना के रखते हैं, बट बिलीव में तिल का पहाड़ नहीं, बहुत सिंपल सा पार्ट है जो बच्चों को एक्चुअली समझ में कहाँ नहीं आता है, एंगल मेजरमेंट समझ में नहीं आता है। ये चीज आपको हम अभी कभी फील करवा देंगे। मैंने क्या बोला, एंगल कहाँ से मेजरमेंट करना है, एंगल हमेशा इस बेस को मानकर इसके एंड, दोनों एंड को ज्वाइन करो और इस बेस से घुमाना स्टार्ट करो, दिस इज एंगल। तो ये तो हुआ पूरा एंगल लाइक θ1 से θ2, बट हमने जो स्ट्रिप कट किया है उसका भी एंगल निकालना बहुत जरूरी है। तो काम किए, स्ट्रिप को हमने कट किया, तो मैंने बोला मान लो थीटा पे स्ट्रिप को टप कट किया, ठीक है। ये स्ट्रिप, तो स्ट्रिप का 2 पोर्शन है ना, लाइक स्ट्रिप आपका ऐसा है, देखो स्ट्रिप आपका ऐसा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रिप का 2 पोर्शन में ये और ये दोनों को मिला दिए, तो ये पार्ट कितना होगा, मान लो इसको बोलते हैं d थीटा एंगल। तो स्ट्रिप कहाँ पे है, तो थीटा एंगल पे मान लो आपका स्ट्रिप है, वही चीज़ यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं। होप कहते हैं आपको लॉजिक यहाँ क्लियर हो गया होगा ना। तो हमने जो स्ट्रिप कट किया, हमने बोला ये स्ट्रिप का ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो स्ट्रिप का विड्थ जो दिख रहा है ना, स्ट्रिप का ये विड्थ एंगल के लिए, स्ट्रिप का विड्थ ये dx के लिए नहीं, एंगल के लिए। तो एंगल के लिए स्ट्रिप का विड्थ कितना होगा, ये और ये को मिला दिए पॉइंट पे, दिस इज d थीटा, ठीक है। नाउ इसका स्टार्टिंग कहाँ पोजीशन है, थीटा एंगल मान लो उसको कट किया गया, बाद में आपको समझा चुके, इसको बोलेंगे θ1, इसको बोलेंगे θ2, ठीक है। अभी डिपेंड करता है θ1 किसको बोल रहे हैं, θ2 किसको बोल रहे हैं। मान लो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाले पोर्शन को हम जो एंड से ज्वाइन किया गया इसको θ2 बोल रहे हैं, और इस एंड से ज्वाइन किया गया इसको हम θ1 बोल रहे हैं। होप करते पूरा लॉजिक यहाँ पे आपका जो दे रखा है वो समझ में अच्छे से आ गया होगा। नाउ स्ट्रिप कट किया, मान लो x डिस्टेंस पे हमने स्ट्रिप को कट किया, और सिलेंडर का जो रेडियस आपका दे रखा है ऑलरेडी यहाँ पे r दे रखा है, ठीक है। नाउ अब थोड़ा फील करो यहाँ पे, ठीक है, फीलिंग बहुत ही जरूरी है। पहला चीज अच्छे से सुनना, ठीक है। ये जो आपका एक टर्न रहा होगा, इमेजिन फील करो, जस्ट एक टर्न रहा होगा। टर्न कैसे रहा होगा, तो ये टर्न कुछ ऐसा रहा होगा, करेक्ट। ये जो टर्न आपका दिख रहा है इस तरह का, क्या बन रहा है, वो क्या बनते हुए दिख रहा है, एक रिंग बनते हुए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब एक टर्न जहां पर निकाल रहे थे एक स्ट्रिप के लिए, वो एक रिंग की तरह बिहेव कर रहा है। और रिंग के लिए ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कि रिंग के लिए सर्कुलर एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, दैट इज μ0 NI r² 2 × r² + x² पावर 3/2। अब बहुत सिंपल सी बात है, लाइक ये मुझे पता है नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे टोटल कैपिटल N है, हमें एक टर्न्स मुझे पता है, एक टर्न यहाँ रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, तो एक टर्न के लिए रिंग बिहेव कर रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना हो गया। क्लियर है। अच्छा, एक्स डिस्टेंस पे इसको कट किया गया, स्ट्रिप बनाया गया, तो ये डिफाइन करना पड़ेगा ना इसमें टर्न कितना है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा dx लेंथ का स्ट्रिप बनाया गया, बता। अच्छा,
तो बताओ यहाँ पे dx लेंथ का स्ट्रिप बनाया, टर्न्स कैसे निकालोगे? तो ऑब्वियसली इसको क्या करोगे आप, n dx से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये पोर्शन क्या बता रहा है? ये पोर्शन बता रहा है कि रिंग जो यहाँ पे है, रिंग का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे कितना, इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बट उसमें टोटल आपका टर्न कितना है, तो n इंटू डी एक्स उसका टर्न है। कैसे पता चला? dx का इसका स्ट्रिप था और x इसका नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे पर यूनिट लेंथ कितना था, n था, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, पोर्शन हमारा निकल गया। अच्छा, यहाँ तक 100% क्लियर होगा आपका। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब आपको इतना पता चल गया dv का जो वैल्यू यहाँ पे है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये बता रहा एक रिंग के लिए, बट एक रिंग में टर्न कितना है तो मुझे पता रहा एन डी एक्स यहाँ पे टर्न है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखना है, जब भी आपको इंटीग्रेशन करना होता है, मुझे पता है वेरिएबल x का वेरिएबल है, इसका मतलब dx को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और dx डिफरेंशिएट करने के लिए x पता होना चाहिए। तो पहले x निकालेंगे, फिर dx निकालेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो x कैसे निकाले? पहला टारगेट x निकालना हमारा बन गया। x कैसे निकालेंगे? मुझे पता है ये थीटा एंगल है, x डिस्टेंस पे हमने इसको कट किया था, ये रेडियस r है। तो बताओ r और x का रिलेशन कैसे निकालोगे? हम बोल सकते हैं क्या, tan थीटा इक्वल टू r अपॉन में x। सो वी कैन राइट r इक्वल टू x tan थीटा, बट हमें चाहिए क्या, dx, इसका मतलब x निकालना पड़ेगा, दैट बिकम्स x इक्वल टू r cot थीटा। तो अब dx निकालो, dx इक्वल टू माइनस r क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब आपको थोड़ा बहुत चमक रहा होगा यहाँ पे कि हमने एक्चुअली हमारा जो वेरिएबल था एंगल थीटा था, एक्स तो हमने कट किया था वहाँ पर जाकर, क्योंकि हमें जो निकालना है, अगर मान लो ऐसे कर कट करते जाओगे तो बेटर क्या है कि एंगल से कट करके पूरा निकाल लो। ठीक है, तो हमने एक्स वेरिएबल को थीटा में कन्वर्ट कर दिया। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे और देख लो आंसर कितना आता है। नाउ सो वी कैन राइट हियर दैट म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, अच्छा आर कितना है आपका, वी कैन पुट एक्स tan थीटा ऑल्सो, बट यहाँ पे ऐसे रहने दो, आई स्क्वायर 2 इंटू आर स्क्वायर, एक्स कितना पुट कर लोगे, आर कॉट थीटा, दैट बिकम्स आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू एन डी एक्स। अच्छा dx वैल्यू पुट कर लो, dx कितना निकाले हम लोग, तो dx हमने जो निकाला यहाँ पे कितना निकाला है, माइनस आर कॉसिक स्क्वायर थीटा, सो बिकम्स माइनस आर कॉसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, माइनस को बाहर ही कर लो यहाँ पे, ये माइनस बाहर हमारा। अब थोड़ा सा लॉजिक चमक रहा होगा कि ये एक्चुअली में जो वैल्यू हमारा आया कितना इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इसको चाहे तो मुझे ही सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे। अब यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन करते हैं अंदर ही, अच्छा पावर 3/2 यहाँ छूट गया, पावर 3/2। अगर आर स्क्वायर कॉमन करोगे तो यहाँ बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब पावर 3/2 है, तो 2 कैंसिल में बन जाए कॉसेक क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ बन जाए कॉसेक क्यूब थीटा, आर स्क्वायर बाहर कर दिए। अच्छा आर स्क्वायर बाहर किए तो यहाँ पे कितना है, आर स्क्वायर जब बाहर करोगे तो आर स्क्वायर के पावर 3/2, 2 कैंसिल, नीचे बचेगा आर क्यूब, ऊपर भी कितना आर स्क्वायर इंटू आर, इसका मतलब पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ रहे हो मेरे ख्याल से, अब चाहो तो उसको डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो। हम यहाँ पे मुझवानी आपको करके दिखा रहे हैं बिकॉज ये मुझवानी लायक ही है, ये ज़्यादा डिजर्व ही नहीं करता कि इसको हम करके सॉल्व करके दिखाएं आपको, सिंपल सी बात है। अगर आप चाहो तो खुद से वहाँ पे प्रैक्टिस करना, ऑब्वियसली जो बता रहे हो वही आंसर आएगा आपका। नाउ तो ये आर क्यूब तो कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का पावर 3/2, कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2, तो पावर 3/2 में 2 और 2 कैंसिल बच जाएगा कॉसेक क्यूब थीटा, ऊपर कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ऊपर कॉसेक स्क्वायर थीटा, नीचे कॉसेक क्यूब थीटा, स्क्वायर कैंसिल बचेगा 1/कॉसेक थीटा, और 1/कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ऊपर कन्वर्ट कर लिए तो डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं लाइक dB इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू नॉट एन आई, ठीक है, आर स्क्वायर क्यूब तो कैंसिल हो गया, ऊपर कॉसेक, अच्छा यहाँ पर साइन थीटा डायरेक्टली बच रहा है, आपको बता चुके हैं, साइन थीटा डी थीटा, अपॉन में कितना बचेगा आपका 2। अच्छा अब आपको पता चल रहा है कि वेरिएबल हमारा थीटा एक्चुअली है, तो बताओ थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक में थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक वेरी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक वेरी करवा देंगे, दैट इज dB। अब dB का वैल्यू कैलकुलेट करोगे उसका आंसर क्या आएगा, b इज इक्वल टू, तो पहले माइनस म्यू नॉट ni2 यहाँ पे निकाल लो, बाहर कर दो, साइन थीटा डी थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, अब ये माइनस ऑफ कॉस थीटा है, और कहाँ से कहाँ तक, थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक इसे वेरी करेगा। तो आप इसको सॉल्व जो कर लोगे तो b कितना आएगा, ये आएगा माइनस, माइनस तो प्लस बन जाएगा बिकॉज कॉस का क्या होता है, माइनस बाहर कर दे क्या होता है, प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस ऑफ म्यू नॉट एन आई बाई 2, दैट इज कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा
2। ये आपका फाइनल रिजल्ट आता है जो एक्चुअली में आपका रियल रिजल्ट है, ठीक है। इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया कि आपका सोलेनॉइड कैसा है, इन्फिनाइट है, आइडियल है, कुछ भी डिफाइन नहीं किया, बस बोले एक सोलेनॉइड है। तो एक सोलेनॉइड के लिए रियल रिजल्ट आपका ऐसा आता है, बट आप जो पढ़ते हो आईटी के लिए उसको हम डिफाइन करते हैं आइडियल है, या डिफाइन करते हैं इन्फिनाइट लेंथ ऑफ सिलेंडर का सोलेनॉइड है। तो उस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपको थोड़ी देर बताते हैं, बस पहले इसको पहले कॉपी कर लो जल्दी फटाफट। तो आप ये पार्ट समझ गया कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो आ रहा है सोलेनॉइड के लिए इतना वैल्यू आ रहा है फॉर जनरल सोलेनॉइड, बट इसी को पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्व कर दे। लाइक अगर बोल रहे हैं आपको कि सोलेनॉइड कैसा आपका इन्फिनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, तो इन्फिनाइट लेंथ कहने का मतलब क्या होता है? इन्फिनाइट लेंथ रियल लाइफ में कभी एग्जिस्ट तो करता ही नहीं है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फिनाइट लेंथ देन? तो इन्फिनाइट लेंथ का मतलब ये हुआ, सपोज करो कि एक सिलेंडर है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज सिलेंडर। अगर मान लो आपका है 20 मीटर का, तो उसके कंपेयर में रेडियस आपका 1 सेंटीमीटर है। अगर 20 मीटर का है उसके कंपेयर में रेडियस आपका 1 सेंटीमीटर, तो क्या बोलेंगे? इन्फिनाइट लेंथ ऑफ सिलेंडर बोलेंगे। इसी को इन्फिनाइट लेंथ ऑफ सिलेंडर बोलते हैं, या फिर इसी को आइडियल सिलेंडर सोलेनॉइड इसी को बोलते हैं। तो इन्फिनाइट एग्जिस्ट नहीं करता है, बट उसको रियल लाइफ में कैसे बताते हैं कि एक का लेंथ बड़ा कर दो, दूसरे का बहुत ही छोटा कर दो, तो उसको क्या बोलना? लाइक इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये बात करते हैं, इसका रेडियस बहुत ही कम है, इसका लेंथ बहुत ही बड़ा है, तो बोल सकते हैं इसको लाइक अगर मान लो और छोटा कर ले, इसको 0.1 सेंटीमीटर कर लो, और इसका लेंथ मान लो आपको कर लो इतना बड़ा कर लो, लाइक 20 सेंटीमीटर कर लो। 20 सेंटीमीटर का मान लो सिलेंडर है और 0.1 सेंटीमीटर का रेडियस है, 20 मीटर का सिलेंडर है और 0.1 सेंटीमीटर का उसका रेडियस है, तो उसके लेंथ के कंपेयर में उसका रेडियस कैसा बिहेव करेगा? इन्फिनाइट बिहेव करेगा। तो इसको बोल देंगे इन्फिनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, या इसको बोल देंगे आइडियल सोलेनॉइड। नाउ अब इस चीज को देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। हमारा जो रिजल्ट आया उसको पहले दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे रिजल्ट क्या है? B इज इक्वल टू μ0 Ni अपॉन 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। नाउ कैलकुलेटिंग फॉर आइडियल सोलेनॉइड, तो आइडियल सोलेनॉइड के लिए क्या होगा? ठीक है, अब देखो अच्छे से चेक करना, ये चला गया आपका इन्फिनाइट पे, ये चला गया आपका इन्फिनाइट पे। अगर ये इन्फिनाइट पे है, 20 से आप निकाल रहे हो, ठीक है, अब ध्यान से लॉजिक समझना, बस हमें एंगल इससे रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना। अगर ये इन्फिनाइट पे है, अगर ये आपका कहाँ है? इन्फिनाइट पे है, तो इस पोर्शन पे एंगल कितना बनाएगा? 0 डिग्री, बिकॉज बहुत दूर चला गया तो लगेगा पैरेलल है, करेक्ट। आपको क्या लगेगा? एंगल घुमा ही नहीं पाओगे, बहुत दूर है, तो एंगल आपका 0 डिग्री पे जाएगा, इसको बोलेंगे 0 डिग्री। बट ये कितना हो जाएगा? इन्फिनाइट पे जाएगा, तो ये ऑब्वियसली आपका पूरा घुमाना पड़ेगा, बहुत दूर चला गया है, तो कैसा फील होगा? यहाँ पे एंगल कितना है? 180 डिग्री। अब जब ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे थीटा के प्लेस पे 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 से 2 गॉट कैंसिल, तो आपका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? B इज इक्वल टू μ0 Ni। यही बच्चों को पढ़ना होता है आईआईटी एग्जाम के लिए, एडवांस के लिए आपका जो आता है ये वाला, इस पर क्वेश्चन आता है, वो लॉजिक समझना बहुत जरूरी था कि ये लॉजिक क्या होता है। इसी से आपको ये पार्ट निकालने बोलते हैं। अगर मान लो हम क्या करें, एक पार्ट को यहाँ पर रख दे, लाइक यहाँ से निकालने बोल रहे हैं, मान लो ऐसे हमने इस पॉइंट पे निकालना है, तो मैंने क्या बोला? एंगल हमेशा किसको? इसको मानकर चलते हैं। तो बताओ अगर इस पॉइंट पे निकालो तो एंगल कितना होगा? यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। और वो एंगल कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली बहुत दूर चला गया है, ये बहुत दूर है, ध्यान दो, ये एंगल बहुत दूर जा रहा है। अब ऐसे मेजरमेंट कर रहे हो तो ये बहुत दूर है, इन्फिनाइट पे कैसा फील करेगा? फील करेगा आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, मतलब 0 डिग्री। तो इस केस में एक एंगल आ गया 0 डिग्री, सेकेंड एंगल आएगा 90 डिग्री, फिर से यहाँ पुट करोगे तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे, तो μ0 Ni अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गया। तो इसका मतलब लॉजिक समझ में आना चाहिए कि एंगल कैसे पुट करना, बाकी तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दोगे। तो ज़्यादातर बच्चे इसी को फोकस करते हैं हमेशा, ठीक है, हमेशा बोलते हैं कि B इज इक्वल टू μ0 Ni, जो कि यूनिफॉर्म कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब ये हुआ, आप चाहे यहाँ से सिलेंडर का सोलेनॉइड का इस पॉइंट से लेकर A पॉइंट से लेकर B पॉइंट पर कहीं भी निकालोगे तो आपका आंसर हमेशा यही आएगा, दैट इज यूनिफॉर्म। अगर आपको क्लास 10th का डायग्राम याद होगा सोलेनॉइड का, तो आपने देखा होगा कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं, याद करो, ठीक है, बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगा आपको थोड़ी देर में। देखना क्लास 10th का बस डायग्राम याद करो, कैसा डायग्राम था, ये कुछ ऐसा था, ऐसे एंटर किया स्ट्रेट हो गया, ऐसे एंटर किया स्ट्रेट हो गया बाहर निकल गया, ऐसे एंटर किया स्ट्रेट हो गया बाहर निकल गया, ऐसे एंटर किया स्ट्रेट हो गया बाहर निकल गया। अगर क्लास 10th का डायग्राम आपको याद है तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमेशा कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट वैल्यू कितना होता है? अभी थोड़ी देर पहले निकाले, B इक्वल टू μ0 Ni, इतना ही रहता है, वो चेंज नहीं करता है। लेकिन बाहर क्या हो जाएगा? बाहर आपका चेंज कर जाएगा। अब थोड़ा फैक्ट बताते हैं, फैक्ट क्या होता है।
अगर आप गौर करोगे बुक के अंदर भी तो ये लाइन ऐसे आ रहा है, देखो लाइन ऐसे आ रहा है, सडनली स्ट्रेट नहीं हुआ, कुछ दूर जाने के बाद स्ट्रेट हुआ, सडनली स्ट्रेट नहीं, कुछ दूर जाने के बाद यहाँ स्ट्रेट हुआ। इसका मतलब ये हुआ ये वैल्यू यहाँ पे म्यू नॉट एन आई नहीं आएगा, ये वैल्यू यहाँ तक आपका म्यू नॉट एन आई नहीं आएगा, कुछ और वैल्यू आएगा। मतलब किसी पर्टिकुलर लाइक सपोज करो ये 20 मीटर का था, तो मान लो ये आपका 2 3 5 सेंटीमीटर, मान लो 5 सेंटीमीटर तक थोड़ा बहुत चेंजिंग है, 5 सेंटीमीटर तक यहाँ भी थोड़ा बहुत चेंजिंग है, बट बीच का कैसा म्यू नॉट एन आई है। बट ये क्वेश्चन हो सकता है एडवांस में आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ सकता है, कांस्टेंट तो रहेगा बट बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए, लाइक 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा, वो चेंज करेगा। तभी तो आपका ग्राफ में आपका लाइन जो आता है ऐसे आता है। अगर ऐसा ना होता तो कैसा आता है, यहाँ पे आकर डायरेक्टली स्ट्रेट दिखाते, ऐसे आकर ऐसे दिखाते, ऐसे आकर ऐसे दिखाते, बट ऐसा हो नहीं रहा है। कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो ऐसे आने का मतलब क्या हुआ, इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक चेंज कर रहा है। तो थोड़े से पोर्शन तक इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू चेंज करता है, बट उसके बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये था एग्जैक्टली आपका सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना, उसका वैल्यू निकालना। अब कुछ बात करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की, जो एग्जैक्टली क्वेश्चन आपका मेंस वगैरह में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं। वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें, थोड़ा सा रिलेट करते हैं। हालांकि वैल्यू चेंज हो सकता है बट हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत मैच करेगा। लाइक वहाँ पे भी क्या था हमारा कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, यहाँ भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। वहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी आपका क्लोज सर्कल नहीं बनाता है, बट यहाँ बनाता है। इस बात को ध्यान में रखना हमेशा दिमाग में। ठीक है, यहाँ आपका हमेशा क्लोज बनाएगा। क्लोज कहने का मतलब इसको फील करवाते हैं, फील आएगा तभी तो मजा आएगा, ऐसा क्या फ़ायदा पढ़ने का। करेक्ट, तो फील करते इस चीज़ को। आपने देखा हो क्लास 10th में भी देखा होगा कि एक अगर मान लो नॉर्थ एंड साउथ पोल का, जो पोल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल का मान लो एक मैग्नेट है। ठीक है, अच्छा इसमें आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका लाइक डायरेक्शन कैसे होता है, कैसे मूव करता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन, हाँ कैसे आपका एंटर करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे याद है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते थे, बट यहाँ फोर्स नहीं बोलेंगे बिकॉज यहाँ फोर्स वैल्यू डिफरेंट होता है। लाइक फोर्स को यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू वी क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर करेंगे। अभी तो नहीं पढ़ना हम लोग को, बाद में पढ़ना है इस चीज़ को, फोर्स कितना होना चाहिए। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स नहीं पढ़ेंगे। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई कर्व है, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, तो किसी कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन एज वेल एज फोर्स का डायरेक्शन दिखाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर किसी कर्व पे एक लाइन टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन नहीं बताएगा। इस बात को दिमाग में हमेशा फिक्स कर लो। जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, डायरेक्टली स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आपका आईआईटी नीट में आ सकता है। मैंने क्या बोला, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, बस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है। बट वहाँ क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भी डायरेक्शन था। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए तो फोर्स इक्वल टू क्यू लिखते थे। क्या लिखते थे वहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई लिखते थे, बिकॉज दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्लियर है? नो, यहाँ पे देखो, यहाँ याद करने का तरीका क्या है, सीन का मतलब पाप, नेशनल ओपन स्कूल, मतलब नॉर्थ से साउथ जाएगा तो आउटसाइड, साउथ से नॉर्थ जाएगा तो इनसाइड। ध्यान रखना बात को। सीन मतलब पाप, नॉर्थ मतलब नेशनल ओपन स्कूल। सीन का मतलब साउथ से नॉर्थ एंटर करेगा तो इनसाइड एंटर करेगा, नॉर्थ से साउथ जाएगा तो आउटसाइड एंटर करेगा। कहने का मतलब नॉर्थ से साउथ कैसे जाएगा आपका, नॉर्थ से साउथ ऐसे जाएगा, ये रहा। नॉर्थ साउथ आपका ऐसे जाएगा, ये रहा। बट साउथ से नॉर्थ कैसे जाएगा आपका, स्ट्रेट ये जाएगा। अच्छा, अब ये लॉजिक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपका कि स्ट्रेट क्यों दे रहे हैं। बिकॉज अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होता है, बी कितना होता है आपका, म्यू नॉट एन आई होता है। अब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत चमक भी रहा होगा अच्छे से कि ऐसा क्यों करे, स्ट्रेट क्यों करे, बिकॉज हमेशा कांस्टेंट होता है ना। अब देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो, ये चीज़ आया, ऐसे एंटर किया, बाहर निकला, कैसा बना लूप, एक क्लोज लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज लूप बनाता है, ऐसे बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हो गया, क्लोज लूप हमेशा बनाता है। ठीक है, आपको हम प्रूफ करेंगे थोड़ी देर में, एक और एग्जांपल देके प्रूफ करेंगे। होप करते ये लॉजिक आपको समझ में आ गया हो कैसे होता है। तो पोल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप सपोज करो, हम बता रहे हैं आपको, एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो एक वायर है, सिंपल सा एक वायर लेके चलते हैं ना। देखो, एक वायर ली यहाँ पे, चलो हटाओ। मान लो करंट आपका है अंदर, करंट कहाँ है आपका, अंदर। ठीक है, और इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर है। तो कैसे करेंगे, करंट का डायरेक्शन थंब को रखते हैं ऐसे, और इस फिंगर को ऊपर करेंगे जहां निकालना है। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन में थंब को अंदर किए, इसको ओपन किए, किस तरफ, जिस तरफ आर आपका रहेगा ना। जो आपका पाम का डायरेक्शन होगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा। तो पाम किधर जा रहा है हमारा, नीचे की तरफ, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ना। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कितना होगा, फिर से
करंट आपका अंदर ओपन किए तो पाम किस तरफ आ रहा है, देखो करंट इधर किए ओपन किए, पाम का डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है आपका, ये ऐसे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इस तरफ, इस पॉइंट पे निकालो फिर से ऊपर की तरफ, यहाँ निकालो राइट की तरफ, यहाँ निकालो इस तरफ, यहाँ निकालो इस तरफ। अगर आप फील कर पा रहे हो, सब पॉइंट को ऐड कर दोगे, कैसा दिख रहा है आपको, मेरे ख्याल से अच्छा खासा फीलिंग आ गया होगा ना। अब आप सरप्राइज हो गए होगे, अरे इस साल ये तो ऐसे होता है कि नहीं। तो ये पोर्शन आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये जो पोजीशन डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, तो बता रहा है कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज लूप बनाता है हमेशा, और क्लोज लूप बनने के बाद ही इसका डायरेक्शन का पता चल रहा है हम लोग को। आप चाहो तो कैसा डायरेक्शन आप देखा होगा आपने क्लास 10th में, कैसे वायर जा रहा है तो उसके आसपास ऐसे क्लोज लूप बनाता है, ऐसे क्लोज लूप यहाँ बनाता है। अब आपको थोड़ा बहुत फीलिंग आ गया होगा कि ये चीज़ कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया हमने, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल के लिए डायरेक्शन डिफाइन कर दिया हमने। सोलेनॉइड को प्रॉपर तरीके से समझा दिया हमने। सोलेनॉइड पे क्वेश्चन जो आएगा आपका, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एंगल कहाँ से लेना है, रेफरेंस हमेशा ध्यान रखना, टॉप एक लेंथ का मतलब एंड पॉइंट दोनों ज्वाइन करो, हमेशा रेफरेंस पॉइंट से एंगल घुमाना स्टार्ट करो, वो आपका θ1 θ2 एंगल हमेशा मेजरमेंट करके दे देगा आपको। अब बहुत सिंपल तरीके से, जनरली इनफिनाइट लेंथ ऑफ सिलेंडर को हम लोग आइडियल सोलेनॉइड बोलते हैं, और जिसके अंदर बी कितना होता है, μ0 ni होता है। बट ओरिजिनल जो आपका क्वेश्चन एडवांस में आ सकता है, वहाँ पे कॉस का ही फॉर्म आएगा। वहाँ पे क्या करे, कभी इनफिनाइट एक तरफ कर दिया, कभी इनफिनाइट हाफ तरफ किया, दोनों तरफ इनफिनाइट कर दिया, उससे आप क्या करोगे, आपके लिए निकालना आसान रहेगा। अब देखो, अगर दोनों तरफ इनफिनाइट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ एक 0 डिग्री, एक आपका 180 डिग्री, जो ऑलरेडी आपको समझा चुके, देख लो। अगर मान लो ये आपका इन्फिनाइट इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, देखो यहाँ से निकाल रहे हैं, तो ये इन्फिनाइट पे चला गया ना, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। ये इन्फिनाइट पे चला गया, एंगल कितना, रेफरेंस पॉइंट से एंगल कितना लोगे, पूरा घुमा दोगे ऐसे, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आप वहाँ कॉस के प्लेस से वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर निकाल दोगे, जो आपका आंसर b = μ0 ni आता है। इसलिए आपको बताए थे उस टाइम पे क्या होता है कि आपका हमेशा कॉन्स्टेंटली आपका इसके अंदर b = μ0 ni होता है। बाकी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। आप जाओ आज के आज ही सोलेनॉइड पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जहां डाउट होगा मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मुझे बताओ जहां डाउट होगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर्स के सर्किट लॉ का मतलब एग्जैक्टली कहां फॉलो करेगा, गॉस लॉ की तरफ फॉलो करेगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि गॉस लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ एग्जैक्टली सेम टाइप के होते हैं, बस वहां चार्ज का इनसाइड रहेगा और यहाँ पे करंट का इनसाइड कितना होगा ये पता करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, एम्पियर सर्किट लॉ कंटिन्यू करते हैं। उसका फिर फोर्स निकालने सिखाएंगे कि चार्ज मूवमेंट से फोर्स कितना होगा, उसका वेलोसिटी कितना होगा। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बेहतरीन बनेगा, यहाँ से आपका एग्जैक्टली नीट में IIT में बढ़ के क्वेश्चन आएंगे। इस पर बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे, इस पार्ट को हम। लेक्चर बस मिस मत करना, लेक्चर मिस करोगे शायद IIT जो एग्जाम नीट का होने वाला है उससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका मिस कर दोगे यहाँ पे। होप करते हैं लेक्चर आपको अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बना कर दे। थैंक यू सो मच।